कि मैं हाई स्कूल तक भट्ठे पे काम करता था। तो 11वां 12वां यादव समाज के टीचर थे, गुरुजी हमारे लोग पढ़ाए। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद गया, फिर मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया, फिर एमटेक किया। फिर उसके बाद से ये हुआ कि हमारा मसीहा कांसीराम साहब नौकरी छोड़ के आए हुए हैं ना, तो हमें लगा कि जो है उनका साथ देना चाहिए। उच्च शिक्षा ग्रहण करें और व्यवसायी दिमाग का बने और राजनीतिक गुण सीखे। ये 4 बातें, 4 मंत्र बाबा साहब ने बताया था। सरकार की योजना है कि इनको यहीं पे खत्म करो। जो 1 से 8 तक खिचड़ी खा के पढ़ लेगा वो नीट में, आईआईटी में जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। 50 सवर्ण में एक चमार यदि बस गया है तो वह जो है वह भंते जी को बुला के वो जो है पाठ नहीं करा पाएगा। अभियान के तहत मैं शहरों में बसाने वाला एक प्रोजेक्ट शुरू किया। शिक्षा पे वंचित करने के तरह तरह के रिसर्च इनके चलते रहते हैं, इसलिए मैंने सोचा कि शिक्षा पे काम किया जाए और उससे जुड़ा जितनी बातें, शहरों में बसाना उसी का एक पार्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक भारत वंचितों की आवाज और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। मैं इस समय लखनऊ में हूं और आपको एक ऐसी बहुजन शख्सियत से मिलाऊंगा जिसने उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में परिवर्तन का झंडा गाड़ दिया है। वो झंडा लहरा रहा है और इससे बहुजनों का नाम भी रोशन हो रहा है। 90 का वो दशक याद कीजिए, 80 और 90 के दशक में जब बहुत बड़ी संख्या में लोग शहरों से गांव की तरफ, गांव से शहरों की तरफ आते थे और एक आशियाने की तलाश करते थे। लेकिन जब वो आशियाना तलाशने निकलते थे तो उनसे उनकी जातियां पूछी जाती थी और अगर आपने कहीं बता दिया कि आप चमार, पासी, खटीक, धोबी, धानुक, कहार हैं, तो जो पूछने वाला होता था उसको जैसे ही आप बताते थे चमार पासी तो उसको 440 वोल्ट का झटका लगता था और आपसे बहाने बताए जाते थे, कमरा खाली नहीं है। पूछा जाता था शाकाहारी हैं कि मांसाहारी हैं, बैचलर हैं कि फैमिली वाले हैं। तमाम तरीके के ताने बाने जो है बुने जाते थे और कमरे नहीं मिलते थे, इतनी दिक्कतें होती थी। लेकिन उन दिक्कतों को समझा किसने? आरबी सिंह सर हमारे साथ हैं। बहुजनों की कई कॉलोनियां यहाँ खुद लखनऊ में बसा चुके हैं। बहुजन स्वाभिमान सम्मान के साथ जी सके, दलितों को भी आत्मसम्मान के साथ राजधानियों में, लखनऊ में सीना उठाकर चौड़ा करके रहने का मौका मिल सके, उसी के लिए एक नींव तैयार कर रहे हैं। वो नींव कई बिल्डिंगें, कई महल बना चुकी है, कई कॉलोनियां बसा चुके हैं दलितों के लिए, बहुजनों के लिए। आरबी सिंह सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर आप ये बताइए, आप जब लखनऊ में आए तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? आप एकदम सबसे अलग, लीग से हट के सबसे अलग, या आपने काम कैसे करने की ठाना? जी, सबसे पहले सबको जय भीम, नमो बुद्धाय। असल में बाबा साहब ने कहा था कि शहरों की तरफ बढ़िए, तो 2-3 बातें बाबा साहब ने बताई थी शोषित वंचित के लिए कि वो शहरों की तरफ बढ़े और उच्च शिक्षा ग्रहण करे और व्यवसायी दिमाग का बने और राजनीतिक गुण सीखे। ये 4 बातें, 4 मंत्र बाबा साहब ने बताया था। लेकिन जब तक बाबा साहब थे तब तक उस दौर में कांग्रेस ने, और बाबा साहब मतलब कांग्रेस के दौर में बाबा साहब जगजीवन राम के प्रयास से करीब करीब पूरे देश में मैंने सर्च मारा तो 20 लाख नौकरियां SC ST को मिली। लेकिन वह बाबा साहब के फार्मूले को नहीं पकड़ पाया। नौकरी तो शहर में किया लेकिन उल्टा चला गया चमरौटी में। हमारे तरफ पूर्वांचल में चमरौटी बोलते हैं, अपने मूल गांव में चला गया। तो बाबा साहब का मेन मिशन फेल हो गया। गांव में जाकर के वो घर बनाया जहां पे न तो शिक्षा की व्यवस्था है, न इंग्लिश मीडियम है, न CBSE बोर्ड है। और इस समय सारे कंपटीशन, चाहे नीट का ले लीजिए, चाहे IIT का ले लीजिए, चाहे IAS का ले लीजिए, सारा CBSE बोर्ड का सिलेबस है और इंग्लिश मीडियम से ही बच्चा सफल होगा। तो वो गांव में जब चले गए तो 20 लाख जो नौकरियां दी गई थी, आर्थिक रूप से तो मजबूत हुए, लेकिन वो गए क्यों थे? वो अपनी औरत पे डिपेंड थे, सलाह पे। जैसे औरत कह दी गांव में चलो, तो औरत से पूछे तो औरत ने कह दी गांव में चलिए, क्योंकि वहां भाई हैं, भतीजा है, सब बहन है, परिवार से। हाँ। तो उसी में मनौती पे आधारित औरतें थी। हर औरत मनौती मानती थी। आदमी पैसा जुटा जुटा के उसको छठ पूजा करेगा, कोसी भराएगा, सेहरा मानेगा। तो तमाम जो है देवी देवताओं का जो पूजा होता रहता है हर एक महीना, तो देवता वाला आ ही जाता है 15 दिन, 1 महीना पे। तो ये काम करने में वो पूरा समाज शिक्षा से गड़बड़ा गया। फिर क्या हुआ? अब जब 1980 के दशक के बाद जब मान्यवर साहब आए तो मान्यवर साहब ने बाबा साहब के विचारों को खूब प्रचारित किया कि जो है, और खूब जो है पार्क बने जगह जगह। उनका ये मानना था कि नई चेतना, नई क्रांति। जी। तो ये समाज जो, ये जो तीसरी पीढ़ी है वो जान तो गई कि जो है हमें शहरों में बसना है, लेकिन वो शहरों में बसने के लिए
चक्कर यह है कि अब वो जान गए कि ये शहरों की तरफ आ रहे हैं सब, तो तरह तरह की चीजें वो अभी देखिए गांव में कास्टिज्म कम है, कम की जा रही है जानबूझ के। शहर में पढ़े लिखे तरीके से हाँ काफी। हाँ हाँ हाँ, कि शहरों में कास्टिज्म इसलिए बढ़ाई जा रही है कि ये शहरों की तरफ ना आने पाए, और बाबा साहब ने कहा था शहरों की तरफ बढ़िए। इसलिए देखिएगा गांव का कोई आदमी जब गांव छोड़ता है, लड़का लड़की पढ़ने के लिए भेजता है, तब तक कोई विषमतावादी आ जाता है और बताएगा कि अरे भाई अपना जन्म धरती नहीं छोड़ना चाहिए ना, क्योंकि देखिए वो जानता है कि यहीं रहेगा तभी इसका नाश होगा। एक जगह पड़े रहो, जी 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 जी, जितना घूमोगे उतना दुनियादारी पता चल पता चल जाएगी। जाएगी। तो वो तरह तरह का कि अरे भाई ये जन्म धरती नहीं छोड़ना है या यही रहना है, आपका मूल निवास यही है, ताकि वो जानता है कि जब ये जगह छोड़ेगा तो बाबा साहब के फार्मूले को समझ लेगा। क्योंकि पंडित जी पूरी धरती की परिक्रमा कर डाले, जी जी, लेकिन दूसरे लोग जो हैं वहीं अपने नहीं गांव में वो चक्कर लगाते रहे। दिक्कत यह है ना कि हम ही लोग नहीं समझ पाए। हम लोग अच्छा जब बाबा साहब को समझे, समझ लिया, नया जनरेशन तीसरी पीढ़ी समझ ली, तब तक ये सारी नौकरियां खत्म करने लगे। आप देख रहे हैं पूरा का पूरा पब्लिक सेक्टर बेचा जा रहा है, रेलवे, हवाई अड्डा। अच्छा सर, उस पे जी बाद में आएंगे, जी उस आंदोलन पे भी चर्चा करेंगे किधर बहुजन राजनीति जा रही। जी दूसरा सर ये है कि आप जब यहाँ राजधानी लखनऊ में आए, आपको किस तरीके की दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और दूसरा ये है कि आपने यहाँ पर बहुत सारे दलितों के लिए, बहुजन जो विचारधारा बहुजन के मानने वाले लोग हैं, जो मानवतावादी हैं, तथागत बुद्ध के रास्ते पे चलते हैं, तो आपने लखनऊ में यहाँ अब तक कितनी कॉलोनियां बसा चुके हैं और आपका अनुभव क्या है? जी, वही मैं बता रहा हूँ। तो मैंने अभियान चलाया कि ये बाबा साहब का मिशन है कि शहरों की तरफ बढ़िए। अब शहरों की तरफ जो बढ़ा, तो जैसे 50 सवर्ण में एक चमार यदि बस गया है, हम्म, तो वह जो है वह भंते जी को बुला के वो जो है पाठ नहीं करा पाएगा। हम्म, क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा उसको लोग परेशान कर देंगे कि बीच में कहाँ से आ गया ये वाली कथा लेकर के ना। हम्म। तो वो क्या करता है, अच्छा, करा लिया तो जिसको नहीं जानना है वो भी जानने जान गया। लगेगा। हाँ। इसलिए 70% लोग शहरों में जात छिपा के रहने लगे। हम्म, जब जात छिपा के रहने लगे तो बुद्ध अम्बेडकर से कट गए। तो जब पता चला सवर्ण बाबा साहब 5 गाली देता है तो 10 गाली देता है कि हमारी कोई जाति न जान जाए। तो ये मेरे दिमाग में आया कि इनको हर कॉलोनी में 10 से 20 लोग जब बसेंगे, तो 10 से 20 में एक कोई छिपना भी चाहेगा तो नहीं छिप पाएगा। आपने बाबा साहब का दूसरा मंत्र जो था, जी 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 संगठित बनो, जी जी शिक्षित बन गए जी थे, जी, हाँ हाँ संगठित करने का काम आपने हाँ। शुरू कर और दिया। ये जो है तब जब 10 से 20 एक साथ रहेंगे, तब वो जात छिपा के नहीं रह पाएंगे। तब संघर्ष अपने हाँ आप करने हाँ, लगेंगे। तो अपने आप वो भंते जी से सारे कार्यक्रम कराएंगे, अब बुद्ध अम्बेडकर का रास्ता चलने लगेगा अपने आप जो है। और दूसरी चीज, वो अपने बच्चे को फिर वो सीबीएसई बोर्ड में पढ़ाएगा, फिर इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएगा, फिर अच्छी कोचिंग कराएगा, क्योंकि ऑल इंडिया का जो सिलेबस है वो सीबीएसई बोर्ड। आप देखिए, आप लोग नए बैच के हैं, जो कंपटीशन दे के आ रहा है वो 6वीं से 12वीं तक की एनसीईआरटी की किताब खरीद के लाता है, तब वो पढ़ाई करता है। वो पढ़ के आया यूपी बोर्ड से, और सिलेबस किस बोर्ड का कंपटीशन में? सीबीएसई बोर्ड का। तो ये एक ही साथ सारी चीजें सॉल्व हो जाती है। जब शहर पकड़ेंगे तो ये समस्या पढ़ाई वाली अपने आप सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि पूरी पढ़ाई केंद्रित हो गई है शहरों में। अब गांव का माहौल खराब किया जा रहा है, पूरे गांव को जो एल्कोहलिक बना दिया गया है कि 1,90,00,000 बच्चा 1 से 8वीं तक पढ़ता है सरकारी स्कूलों में, और सब दलित का समाज का करीब करीब वही होता है। तो इनको ये होता है कि सरकार की योजना है कि इनको यहीं पे खत्म करो। जो 1 से 8 तक खिचड़ी खा के पढ़ लेगा, वो नीट में आईआईटी में जिंदगी में कभी नहीं आ पाएगा। फ्री में राशन, हाँ गाँव हाँ मुर्गा में झूमते हाँ, रहेंगे। एकदम एकदम। तो इस अभियान के तहत मैं शहरों में बसाने वाला एक प्रोजेक्ट शुरू किया। जी अच्छा, दूसरा ये है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि आरबी सिंह सर तकनीकी शिक्षा में भी बहुत बढ़िया दक्ष हैं, और उन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश के कई छात्रों को राजधानी लखनऊ में एक बहुत बड़ा कोचिंग सेंटर भी चलाया, बच्चों को तकनीकी शिक्षा दी। पूर्वांचल, पश्चिम, अवध, बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश के हर क्षेत्र के युवा राजधानी लखनऊ में है, और आज वो शिक्षा ग्रहण करके उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में अलग अलग कई जगहों पर सेवाएं दे रहे हैं। वो बहुजन समाज को और ज़्यादा आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं और तरक्की कर रहे हैं बच्चे। तो सर, आपने ये जो कारवां चलाया बच्चों को शिक्षित करने का, उसके बारे में, उसका जो बैकग्राउंड पृष्ठभूमि रही है, कैसे आप आए हो? आपने नौकरी नहीं करने का डिसीजन लिया, बच्चों को पढ़ाया, फिर ये सब फैसला कैसे लिया आपने? एक्चुअली देखिए, ऐसा है ना कि हम लोग घर से बिल्कुल जो है कह लीजिए कि मैं कई चैनलों में भी बता चुका हूँ, पहले के इंटरव्यू में भी, कि मैं हाई स्कूल तक भट्ठे पे काम करता था। तो 11वां 12वां यादव समाज के टीचर थे, गुरुजी हमारे लोग पढ़ाए। फिर उसके बाद मैं इलाहाबाद गया, फिर मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक किया, फिर एमटेक किया। फिर उसके बाद से ये हुआ कि हमारा मसीहा कांसीराम साहब नौकरी छोड़ के आए हुए हैं ना,
तो हमें लगा कि जो है उनका साथ देना चाहिए। और शिक्षा में उच्च शिक्षा सर ग्रहण सर बीटेक आपने कहाँ से किया? मोतीलाल नेहरू इंजीनियरिंग का अच्छा इलाहाबाद अच्छा, से। जी इलाहाबाद से। जी और जी। एमटेक उसके बाद? ITBHU से। बीएचयू से। जी। तो उसके बाद हम इस मिशन में लग गए, क्योंकि जब आपको बारीकी पता होगी ना ज्ञान की, तभी आप समाज को दिशा दे पाएंगे। तो ये जो 1000 से ज्यादा बच्चों को मैं बीटेक MBA जो कराया, क्योंकि वो हिंदी मीडियम से पढ़ के आते थे और इतनी ज्यादा दिक्कतें होती है, भाषा की समस्या होती है। आप सोच लीजिए कि आपका घर का बच्चा 20,000 रुपया बीटेक करके नौकरी पाएगा, लेकिन वही अंग्रेजी बोलना जाता है तो 1 लाख रुपया पाएगा। इतनी बड़ी समस्या है। आधे बच्चे छोड़ के चले जाते थे। शहरों में इसीलिए कॉन्वेंट स्कूल जी जी खोले जी गए जी थे, और जी कॉन्वेंट स्कूल में एक खास कम्युनिटी के बच्चे ही पढ़ पाते थे। जी 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 गांव के जो लोग आए तो वो कॉन्वेंट वाली भाषा समझ के ही घबरा जाते थे जी जी एकदम। जी जी। और शिक्षा को देखिए कई तरीके से रोका जा रहा है कि शिक्षा को महंगी की जा रही है। इधर खिचड़ी वाली शिक्षा दी जा रही है, जो 1 से 8 तक मैंने बताया कि वो खा के चले आते हैं ना। और ये दूसरी तरफ फर्राटेदार इंग्लिश। दूसरी तरफ शिक्षा को इतनी महंगी की जा रही है ताकि ये शिक्षा से वंचित कर ले जाए। शिक्षा से जब वंचित कर ले जाएंगे तब इनका मिशन सफल हो जाएगा, क्योंकि हजारों साल से यही ये करते आए ना, करीब करीब 2500 साल से शिक्षा पे वंचित करने के तरह तरह के रिसर्च इनके चलते रहते हैं। इसलिए मैंने सोचा कि शिक्षा पे काम किया जाए और उससे जुड़ा जितनी बातें शहरों में बसाना उसी का एक पार्ट है। जी। मतलब मजदूरी करते रहें हम्म। और बढ़ाई का काम करते रहें, साइकिल बनाते रहें, पंचर बनाते रहें, लेकिन क्लर्क से के लेके कलेक्टर न बन पाए। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आपने जब शहर में आए, देखा कि जो हमारे शोषित और दलित वर्ग के बच्चे हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पीछे जा रहे हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर के आपने बीड़ा बिठाया, कोचिंग सेंटर भी चलाया। जी जी जी। तो कोचिंग सेंटर आपके सर, आपके जो पढ़ाए हुए खुद के बच्चे हैं, वो लगभग कितने बच्चे आज कहाँ नौकरियाँ कर रहे हैं? कितने सफल बच्चे रहे हैं बहुत हैं, ऑल इंडिया में बच्चे हैं, पूरे देश भर में? ऑल पूरे देश भर में हैं। मतलब ये है कि देखिए मेहनती समाज है ये जो 8 घंटा ईंटा ढो सकता है ना, वो 4 घंटा पढ़ाई करेगा तो भी जनरल कोटे को पीछा कर देगा। ये जान लीजिए, ये सब वो जानते हैं सब। ये जानते हैं, इसी साजिश के तहत इनको दिशा विहीन करो। जब दिशा विहीन कर ले जाएंगे तो इनकी सारी श्रम दूसरे दिशा में चली जाएगी, बस ये बेकार हो जाएगी। तो खाली हमको दिशा देना, मेहनत तो करना जानता ही है सब। अच्छा, दूसरा ये है कि सर आप जब यहाँ लखनऊ में रह रहे थे, तो आप ही के समय में मान्यवर कांसीराम साहब ने यहाँ 1984 में बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। जी और जब मान्यवर साहब अपना बहुजन वाला फॉर्मूला लेकर के आए, तो उनके साथ बहुत बड़े स्तर पर कारवां जुड़ता गया। 2-2, 3-3, 4-4 करके लोग लाखों करोड़ों की संख्या में उनके साथ जुड़े, और बहुजन समाज पार्टी चौथी बार पूर्ण मेजॉरिटी से 2012 से लेके 17 तक 5 साल जी बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी रही। तो जब बसपा की सरकार आई, तो लोगों को लगा कि अब बहुजन समाज यहाँ लखनऊ में रहने वाला नहीं है, अब उमड़ाता हुआ और एकदम तैरता हुआ, उमंग भरता हुआ जोश में दिल्ली तक जाएगा। लोग कहने लगे। तो अब लेकिन वही बहुजन समाज पार्टी जो एक समय में 20-20, 25-25 सांसद लाया करती थी, 200 के ऊपर जिसके विधायक होते थे, वो बहुजन समाज पार्टी आज एक सीट पे आकर टिक गई है, अटक गई है। तो बहुजन आंदोलन इतना नीचे चला गया, इतना रसातल में चला गया, धीरे-धीरे खत्म हो, कहेंगे कि खत्म होने के कगार पे हो गया है। हमारी जो राजनीतिक शख्सियत थी, जो राजनीतिक पहचान थी, वो धीरे-धीरे कम होती जा रही है। इसके पीछे सर आप क्या मानते हैं, कहाँ कमी रह गई और ये चीज़ें कहाँ से इतनी मतलब डाउनफॉल हो गया इतना बड़ा? देखिए ऐसा है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि एक सिंपल सी बात देखिए, जैसे इस समय देश की जो पॉलिटिक्स चल रही है, वो प्रधानमंत्री जी हैं, अमित शाह जी हैं, तो ये पूरे देश में ये 2 लोग किसी की नहीं सुनते, आपको बता दें। जबकि देश में एक से एक नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री हैं, क्यों? अमर्त्य सेन साहब हैं, बाबा साहब के, मतलब बाबा साहब को वो अपना गुरु मानते हैं, अमर्त्य सेन साहब, कि बाबा साहब हमारे जो है मतलब गुरु हैं। इतनी बड़ी-बड़ी हस्तियां हैं, लेकिन जब आप किसी विद्वान से बात नहीं करेंगे, किसी थिंक टैंक को नहीं बनाएंगे, तो आज देश में जो भुखमरी में 3 गुना भुखमरी बढ़ गई है 10 सालों में, और कर्जा भी 3 गुना बढ़ गया। तो ये वही कारण है कि जब आप विद्वानों की अवहेलना करेंगे, विद्वानों को नहीं मानेंगे, थिंक टैंक को नहीं बनाएंगे, उसका कलेक्शन नहीं करेंगे। तो मान्यवर साहब ने सबसे पहले बहुत बड़ा थिंक टैंक बनाया। जो नौकरी पेशा के लोग थे, उसमें से लाखों की संख्या में कलेक्शन करके हुआ कि उसमें 5% पे बैक टू सोसाइटी के तहत, जबकि वो अपना देते थे भाई, उनका कोई लाभ नहीं मिला। पे बैक टू सोसाइटी के तहत वो 5% इनकम देते थे, 5% समय देते थे और 5% दिमाग लगाते थे। ठीक है ना? अब वो कैडर लाखों की संख्या में रहा, दिमाग लगाया
और आपका सोच रहे बहन जी सरकार चला ली हैं, तो बहन जी ने सरकार चलाया तो बहन जी अकेले सरकार चला ली। आप देख लीजिए, सबका सहयोग। सबका सहयोग था भाई, उसमें हर वर्ग अति पिछड़ा के लोग थे, जितना पासी समाज का था, खटीक समाज का था, धोबी समाज का था, जो माने 2500 साल की जो कास्टिज्म की पीड़ा थी, उस पीड़ा को जो है उस बर्दाश्त करके जो चला रहे थे, पूरा वो दर्द सब एक जगह इकट्ठा सब एक ही जगह निकाला गया, तो उसका रिजल्ट बहन जी का शासन रहा। अकेले बहन जी का थोड़े मुख्यमंत्री क्या कर लेगा बताइए। तो ये जो है, जब से थिंक टैंक की अवहेलना होने लगी, कि पढ़े लिखे लोगों की उपेक्षा होने लगी, जितना कांसीराम साहब ने कैडराइज लोग तैयार अच्छा, किया वो था। बहन जी जो एकदम दहाड़ती थी, राज्यसभा से एक बार उन्होंने इस्तीफा भी दे दिया था, ये कह के बोले कि अगर दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की आवाज नहीं सुनी जाएगी तो देश के उच्च सदन में हमको रहने का मौका क्या है। वो बहन जी बीते 5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई। सोनभद्र में तो एक बहुत बड़ा नरसंहार तक हो गया था, उसमें आदिवासी बहुत बड़ी संख्या में मारे गए थे, कई घटनाएं हो चुकी। लेकिन अब बहन जी की राजनीति जो है वो बहुत एकदम सिकुड़ती चली जा रही, कॉन्ट्रैक्ट होती चली जा रही है। तो इसके पीछे ये जो बहुजन पॉलिटिक्स है, ये श्रिंक होती चली जा रही है, इसके पीछे सर क्या कारण मानते हैं देखिए आप? ऐसा है ना, मैं बताऊं, मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी, हम लोग प्रैक्टिकल आदमी, हम लोग राजनीतिक नहीं है कि कोई जो बात होता है लाल हाँ लपेट हाँ, नहीं, एकदम जो डायरेक्ट। प्रैक्टिकल होता है हाँ, उसी को हम लोग सवेरे पहले हाफ में थियरी पढ़ाते हैं, दोपहर के बाद प्रैक्टिकल करा देते प्रैक्टिकल। हैं ना। इसमें क्या है कि जब 2014 में बहन जी चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, तो उसमें जो है 0 सीट पाई थी सांसद की। 2019 में अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके वो पा गई 10 10 सीट, सीट। ठीक है ना। लेकिन 10 दिन के अंदर 400 करोड़ की संपत्ति उनकी जब्त कर ली गई थी। 400 करोड़। 400 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है, बता रहा हूं है ना, जो उनके भाई के नाम है। अब आनंद हुआ, आनंद। ये आनंद कुमार जी का नाम है। अब हुआ क्या कि अब वहां से भाई इनके सुर बदल गए, क्योंकि वहां से जो सत्ता में होता है ना, वो जानता है कि आपकी कमजोरी क्या है। और जो है वहां से सीधे सीधे बहन जी क्या करने लगी, कांग्रेस को और समाजवादी पार्टी को दलितों का दुश्मन नंबर 1 कहने लगी। हमेशा आप किसी भाषण में देख लीजिए, 10 साल का भाषण उठा अभी के, भी यही बताएं। अभी भी वही बताती हैं, क्योंकि इनको अब बहुजन समाज से कोई लेना देना नहीं। इनके पास ये है कि जो 72 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करके रख लिया गया है, तो मान्यवर साहब का जो जन आंदोलन था उसको बदला इन्होंने धन आंदोलन में। अब धन बचाओ, आंदोलन बदल गया धन धन आंदोलन में, अब धन बचाओ आंदोलन चल रहा है। अच्छा। तो वहां पे बहुजन समाज पार्टी का जो नेतृत्व है वो नहीं चाहता है कि अब उसको बहुजन समाज से कुछ लेना देना नहीं है। अब उनको ये है कि हमारा धन बचा रहे, अब उसके लिए जो करना होगा वो करना पड़ेगा, आपको बता रहे हैं। इसलिए वो जो सोचती हैं कि ये पड़ा रहेगा ना, अब बहुजन समाज भाई, जो बचा है वो सुरक्षित रहे। आप देख लीजिए कि आप अंबेडकर पार्क में चले जाइए, तो हाथी गैलरी के पीछे महापुरुषों की मूर्ति है ना, उसमें सबसे पहले जो है वो ज्योतिबा फुले की है, साहू जी महाराज की है, बाबा साहब की है, कांसीराम, एक जितने भी हाँ बहुजन। इस राउंड में बना हुआ है, लास्ट में बहन जी का है। किसी महापुरुष को देख लीजिए बहन जी को छोड़ के कोई 72 पीढ़ी के लिए धन इकट्ठा करके रखा हो तो देखिए, हमें बहन जी के धन से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके धन रखने से यदि पूरा बहुजन समाज फंस गया है ना, पीछे जा रहा है। पीछे जा रहा है, तो इस बात पे, लेकिन अब ये बहुजन समाज बहुत जागरूक तो हो चुका आप इतना सर इस तरीके कोई बोलता नहीं है, आप इतना मुखर होके बोलते हैं, आपको नुकसान तो नहीं होगा इसके पीछे? आप बहुजन से जो बीएसपी के नेता वेता हैं ये सब आपके है। खिलाफ नहीं, देखिए एक हैं चीज कि बताएं, लॉबी खड़ी हो जाए? कभी भी जो बिना स्वार्थ बोलता है उसको सत्य दिखाई देता है। कभी भी हमारा कोई लाभ थोड़े है कि हमको कांग्रेस चाहे सांसद भेजे बनाएगी, राज्यसभा भेजेगी, चाहे बसपा भेजेगी, लेकिन समाज इस समय से चौराहे पे खड़ा है, ये पढ़ा लिखा तबका एकदम परेशान है। जहां पे आप लोगों ने संघर्ष किया है, इसलिए आप लोग एकदम एकदम शांत नहीं बैठ सकते नहीं, देखिए हैं। यहाँ जो पे, सच्चाई होगी वो कहेंगे जरूर। यहाँ पे संविधान और संपत्ति दो चीज में चुनाव हो रहा है 224 का। तो बहन जी के सामने खुला ऑफर रख दिया गया है कि या तो संविधान बचा लीजिए या संपत्ति बचा लीजिए। तो बहन जी ने संपत्ति वाले पे कहा कि नहीं, इसको हम बचाएंगे, हमें संविधान से लेना देना नहीं। और जब सब लोग कह रहे हैं गठबंधन में आओ, गठबंधन में आओ, ये केवल और केवल बीजेपी को जिताने के लिए कि बीजेपी उनकी संपत्ति को सुरक्षित रखेगी, केवल अकेले चुनाव लड़ना चाहती है कि 3 से 13% वोट काट करके ये अलग हो जाएंगी, क्योंकि यही वोट एनडीए में जाएगा तो इंडिया जीत जाएगा। बीजेपी की दिल्ली रास्ता साहब। एकदम यही 3 से 13% इंडिया गठबंधन में आ जाएगा तो इंडिया गठबंधन जीतता, और यही इधर आ जाएगा तो बीजेपी जीतती।
ये फार्मूला बनाया गया। लेकिन इसके बाद भी देखिएगा 10% सीधा वोट जो है बहुजन समाज का इंडिया गठबंधन में जा रहा है। अब बहन जी 0 सीट के साथ 5% वोट पे आ जाएंगी। लेकिन ये बहन जी को भी पता है कि हम हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी। हाँ, ये सही बात आप उनको बताते कहे नहीं है। नहीं नहीं, अब लोग चर्चा कर रहे हैं भाई, लोग चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मालूम है उनको, लेकिन उनको भी मालूम है। लेकिन जब आप संविधान और संपत्ति में एक को चुनेंगे तो वो तो आपके ऊपर है ना कि आप क्या करना चाहते हैं। तो सीधी सी बात है कि जो है पार्टी में वोट परसेंट गिरेगा, 0 सीट आएगी, लेकिन संपत्ति बची रहेगी। ये बात सही। बस इसी पे उनका काम चल रहा है पूरा। तो अच्छा, दूसरा ये चीज है सर, आपने बहुत बढ़िया चीज बताई। दूसरा ये है कि जो बहुजन राजनीति बहुत पीछे चली गई है। एक समय था जब बहुजन राजनीति की चर्चा लखनऊ, यूपी नहीं, ये दिल्ली में होती थी। लोग कहते थे कि भाजपा और कांग्रेस के बाद जो बड़ी ताकत बनेगी वो बसपा बनेगी, बहुजन राजनीति बनेगी। हालांकि बसपा बहुत पीछे चली गई है। तो आपको क्या लगता है, अभी जो नई बहुजन पार्टियां हैं, एक देखिए चंद्रशेखर जी भी आ गए हैं। आजकल कांग्रेस में भी राहुल गांधी अपनी हर रैली जनसभा में, कांग्रेस की पूरी थीम बदल गई है। अब कांग्रेस में भी बहुजनों की बात हो रही है। राहुल गांधी का 70% जो भाषण होता है वो बहुजनों पे रहता है कि दलितों को आगे बढ़ाना है, पिछड़ों को आगे बढ़ाना है, वंचितों को बढ़ाना है, शोषितों को बढ़ाना है, और दलितों की जो बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हैं इनका उत्थान करना है, नौकरियों में बैकलॉग भरना है। दूसरा, राहुल गांधी जी बार बार ये कह रहे हैं कि एक आर्थिक सर्वेक्षण वगैरह भी कराएंगे, कांग्रेस सत्ता में आई तो जात जनगणना कराएंगे। मतलब सब कुछ वो बहुजनों वाली बात करने लगे हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि आज के समय में जो बहुजन राजनीति है उसको कहाँ पर खड़े होना चाहिए, किधर जाना चाहिए, जिससे कि बहुजनों को ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक लाभ हो सके? देखिए एक बात बताइए, चंद्रचूड़ साहब जो है चीफ जस्टिस जाति के ब्राह्मण है, ठीक है। यदि वो ब्राह्मण संविधान की रक्षा करता है और वो ऐसा ऐसा फैसला सुनाते हैं जो बिल्कुल लगता है कि देश में संविधान अभी जिंदा है। चंडीगढ़ मेयर वाले में उन्होंने बोला किया था कि कि नहीं किया? लोकतंत्र की हत्या हो गई। किया कि नहीं किया हाँ, बताइए। अब हम कहेंगे कि वो नागनाथ है, वो सांपनाथ है, वो ब्राह्मण है, तो काम चलेगा क्या? नहीं नहीं नहीं, चलेगा। हमें तो सबके साथ रहना नहीं, है। हमको उस विचारधारा को लेकर चलना है कि हमारी विचारधारा को, यदि कांसी राम की विचारधारा को, यदि वो राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम जाति जनगणना कराएंगे और जनगणना के अनुपात में हम सारी सीटें जो है, चाहे वो जुडिशियरी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के पद हो, चाहे जो भी पद हो, उस हिसाब से भरेंगे। और खरगे साहब जो है एक बहुत बढ़िया बौद्धिस्ट विचारधारा के हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी गाइडलाइन में सारा काम चल रहा है। तो बहुजन समाज अब जान रहा है। अब बहुजन समाज, इसीलिए मैं बताया हूं कि 10% अब की सड़क के उधर जा रहा है जी, और उधर जाना चाहिए। क्यों कि जो 20 लाख नौकरियां कांग्रेस ने पहले दिया था वो इसलिए फेल हो गया कि अम्बेडकर को नहीं माने थे। अब अम्बेडकर के अनुयायी बहुत बढ़ गए हैं। अब जो नौकरियां लगेगी तो समाज बड़ी स्पीड पकड़ लेगा आपको जी। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ आरबी सिंह सर, बहुत बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, राजनीतिक उसमें रूप में भी और सामाजिक रूप में भी। बाबा साहब ने एक बात कही थी कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। तो ये बात तो सबको पता है, लेकिन बाबा साहब ने एक और बात भी बोली थी कि शिक्षित बन के शहर की तरफ बढ़ो और कर्मचारी नहीं कारोबारी भी बनो। तो उस सपने को आरबी सिंह सर साकार कर रहे हैं। आरबी सिंह बौद्ध सर जैसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से, किन हालातों में राजनीति में और सामाजिक रूप से भी लोगों को, युवाओं को जोड़ रहे हैं और जागरूक कर रहे हैं। दूसरा ये भी है कि सर ने एक बहुत और भी महत्वपूर्ण बात बताई है कि जो बहुजन आंदोलन है, बहुजन राजनीति है, इसे दृढ़, रिजिड नहीं रहना चाहिए। मतलब एक जगह खूंटे में बंधा नहीं होना चाहिए। हमारे हक की, हमारे हुकूक की, हमारे अधिकारों की जो रक्षा करे, हमारे लिए जो अच्छा सोचे, हमारे उत्थान के लिए, हमारी प्रगति के लिए जो नए रास्ते बनाए, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कोई भी हो, जो हमारे अधिकारों के लिए अच्छी बात करेगी, हमारे लिए नए रास्ते खोलेगी, हमें उसके साथ चलना चाहिए। हमें बहुत ज़्यादा दृढ़, रिजिड नहीं रहना चाहिए। समय और हालात के साथ हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। भगवान बुद्ध ने भी कहा है कि प्रकृति परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है। तो हमारे परिदृश्य में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जहाँ पर हमारी तरक्की, खुशहाली के लिए अच्छे रास्ते बन रहे हैं, हमें उन रास्तों को चुनना चाहिए। मित्रों, आपसे गुजारिश है कि आप एक भारत को शेयर और सब्सक्राइब भी करते रहें, जिससे कि शोषितों, पीड़ितों, वंचितों, मजलूमों की आवाज़ को सत्ता के शीर्ष तक पहुँचाया जा सके। धन्यवाद।